प्यारे बच्चों, मैथ की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका 11th क्लास का जो सिलेबस है वो सभी स्टेट बोर्ड में जहाँ भी NCERT की बुक चलती है या फिर जनरल आप कोई भी किसी भी बोर्ड की सिलेबस की बुक पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर 11th क्लास के अंदर जो आपका इंट्रोड्यूस होता है वो होता है समुच्चय का। समुच्चय को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं। इसको हम सेट बोलते हैं। तो बेसिकली सेट क्या होता है, एक चीज़ों का संग्रह होता है। कुछ वस्तुओं को आप क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसमें कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इसको जो बेसिक नोटेशन इसका है वो है संग्रह। अब संग्रह कई प्रकार का हो सकता है। जैसे आप क्या करेंगे कि केवल कप का संग्रह करेंगे, केवल आप कप को इकट्ठा करेंगे। जब आप कप को इकट्ठा करेंगे तो इस संग्रह के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर केवल आपके कप रखे जाएंगे। अब कप वो किस चीज़ के होंगे, कप आपके प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कप आपके किसके, कप आपके स्टील के भी हो सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर कप के अंदर आपने कहा कि हमें केवल स्टील के कप चाहिए तो केवल आप उस संग्रह के अंदर केवल स्टील के कप ही लेंगे, आप उसमें और किसी मेटल के कप नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार से जब आप टी सेट, बाजार में टी सेट लेने जाते हैं तो टी सेट के अंदर आप कप भी आपको दी जाती है, कप दिए जाते हैं, साथ में प्लेट भी होती है, साथ में केतली भी होती है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने दुकानदार को ये कहा कि भाई हमें किस चीज़ का सेट चाहिए, तो तभी वो इसमें दिखाएगा। अब बाई चांस इस कप के संग्रह में उसने कोई प्लेट रख दी है तो अब आप उसको क्या कहोगे, भाई इसमें प्लेट मत रखो, हमें केवल कप का सेट चाहिए। तो यहीं से ही डेफिनेशन बनती है हमारी सेट की। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नियम आपने बताया किसको, जिस संग्रह को हमने किया उस संग्रह को करने के लिए आपने एक नियम परिभाषित किया। तो यहीं से यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, परिभाषित किया। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन जनरेट होगी। क्या डेफिनेशन होगी आपकी, वो देखिए ध्यान से। वस्तुओं की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है उसका वर्बल मीनिंग समझें। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये जो वर्ड आपको मिला है सुपरिभाषित वाला, इसको बहुत ध्यान से देखना है। सुपरिभाषित जो वर्ड है आपका, तो इस डेफिनेशन के अंदर हमने क्या बताया कि जो वर्ड हमारा सुपरिभाषित है वो ही हमें ये बताएगा कि हमें इस संग्रह के अंदर, जो संग्रह हमने लिया है या जो संग्रह आपने मुझे दिया है, उसमें कौन सी वस्तु हमें रखनी है और कौन सी वस्तु हमें नहीं रखनी है। अब जो संग्रह आपने किया उस संग्रह के अंदर जो चीजें आपने ली उनको हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। उनको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट बोलेंगे, और हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे, अवयव। जैसे आपने अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समुच्चय बनाना है, स्वर को इकट्ठा करना है, स्वर का समुच्चय बनाना है। तो सबसे पहले जो मेन नोटेशन है, कर्ली ब्रैकेट में आप लिखते हैं AEIOU। अब इसमें अगर हम कहेंगे B तो इसमें B नहीं आएगा, क्योंकि B हमारा स्वर नहीं है, वोवेल नहीं है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर का समुच्चय आएगा जिसको हम वोवेल बोलते हैं, तो AEIOU इसके अंदर आएगा। B बेसिकली क्या है, B व्यंजन है, वो कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम इसमें नहीं लेंगे। इसी प्रकार से आपने अगर गणित में कहा कि हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिख के डॉट 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 3 डॉट लगाते हैं, और ये कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। अगर इसमें 1.2 आप पूछेंगे कि 1.2 इसके अंदर आएगा, तो 1.2 इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है कि हमें प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4, जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो यहाँ से आपको समुच्चय की जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी आपके लिए। चूंकि ये जो वर्ड है समुच्चय, ये बिल्कुल नया है, तो जो हमारा व्यवहारिक जीवन है
जो हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं उसमें ये देखने की चीज़ें ये कोशिश कीजिए कि सेट क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, सेट में क्या क्या चीज़ होती है। उसके लिए मैंने जनरल एग्जाम्पल आपको दे दिया कि जो टी सेट आप मार्केट में लेने जाएंगे उसमें आपके कप, प्लेट, केतली सब चीज़ होते हैं। लेकिन अगर आप केवल कप का सेट कहेंगे तो उसमें अलग अलग मेटल के कप आ सकते हैं। अगर आपने कहा कि कप हमारा केवल स्टील के लेने हैं तो स्टील में अलग अलग डिजाइन के कप उसके अंदर आ सकते हैं, इसमें कोई और मेटल का कप आप नहीं रखेंगे। तो डेफिनेशन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं और मैंने इसको बॉक्स में बंद भी कर दिया है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं और संग्रह में जो भी हमारे पास जो चीज़ हम इकट्ठा करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। अब इसको कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आप कर्ली लगाएंगे। ये बेसिक मिस्टेक करते हैं बच्चे कि कई बार वो सिंपल ब्रैकेट का यूज करते हैं, ऐसे इसका यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट लेना है जिसको हिंदी में मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके अंदर मेंबर रखने हैं। यहाँ पे एक वर्ड और मैं लिख देता हूँ मेंबर। तो जो इसके अवयव होंगे उसको मेंबर भी बोलते हैं, उसका सदस्य भी बोलते हैं। जनरल हिंदी में लिख देता हूँ, इसको हम सदस्य भी बोलते हैं कि ये इस संग्रह का सदस्य है, ये इसका मेंबर है, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका अवयव है या नहीं है। महत्वपूर्ण सूचना हम आपको देना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है गणित के किसी भी एग्जाम के विषय में तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके अपनी क्वेरी को रिमूव कर सकते हैं। आपको एनडीए की तैयारी करनी है, आपको जेईई मेंस की तैयारी करनी है, जो भी गाइडेंस आपको उसके लिए चाहिए वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड होती है। और 6 से 12 तक के जो भी आपके बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए समुच्चय का जो निरूपण है, समुच्चय को जो दिखाने का तरीका है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पहली फॉर्म आपकी जो है वो है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप। और इसमें है दूसरा सेट बिल्डिंग फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। सबसे पहला जो आपका है सेट, ये रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप, इसमें आप क्या करते हैं, जैसे आपका n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3 अप टू ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे जब हम इसके अवयव लिखने शुरू कर देंगे इसमें तो इसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं x सच दैट, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो गुण यहाँ पे दे दिया, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दी जिससे हमने इसको बनाया है। तो इसको बोलते हैं आप समुच्चय निर्माण रूप, जो हमने सेकंड आपको बताया है। अब इसमें एक चीज आप सीख लें कि एक मैंने सेट ले लिया A, इसमें हमने 1, 2, 3, 4 4 अवयव ले लिए और आपसे पूछा गया कि 4 इसका सदस्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइन का, जो ई के टाइप में बनता है। ई ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का यूज कम होता है, इसको हम जनरली क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू। बिलोंग टू का हिंदी में मतलब क्या है, संबंध रखता है, संबंध रखता है। यानी कि उसका सामान्य भाषा में समझेंगे कि 4 इस सेट ए का एक मेंबर है नहीं है, तो यहाँ पे इसका साइन लगेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 इस सेट ए का कोई मेंबर है या नहीं है, तो आप इस पे एप्सिलॉन लिख के या ई शेप में बना के इसके ऊपर एक कांटा का साइन लगाएंगे। इसका मतलब कि 5 इसको बिलोंग नहीं करता, इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा अंग्रेजी भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आगे जो आपके बीएससी की जो क्लासेस हैं उसमें सब जगह मैथ इंग्लिश माध्यम में ही होता है। तो छोटी छोटी जो वर्डिंग्स हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे ई है तो इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया बिलोंग करता है, संबंध रखता है, और ये संबंध नहीं रखता है। तो 2 चीज़ें आपने इसमें सीख ली हैं। अब 2 प्रॉपर्टी देखिए। सबसे पहले देखिए समुच्चय के अंदर हमने क्या बताया आपको, समुच्चय में अब जब रिपीट नहीं होते हैं, अगर रिपीट होते भी हैं तो उनको हम एक ही बार लिखेंगे।
जैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से कि आपने एक सेट लिया, इसमें 1 1 2 3 लिख दिया, तो इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे। जो एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, समुच्चय में अवयवों को रखने का क्रम का महत्व नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 2 3 आपने बनाया, इसको आप 3 2 1 लिख देंगे तो भी कोई अंतर नहीं है। ये दोनों सेट, ये दोनों समुच्चय क्या रहेंगे, बराबर रखेंगे। आपने 2 से शुरू किया, 2 3 1 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्रम को चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेट ए ही रहता है। और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको एक ही बार रखा जाएगा। अब कुछ मुख्य सेट का अध्ययन करते हैं, जैसे n हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और उसके बाद 3 बार डॉट लगाते हैं। जनरली क्या होता है कि हम डॉट बहुत सारे लगा देते हैं, लेकिन ये 3 डॉट ही यहाँ पे लगाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास सेट आता है Q, ये होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक ऐसी संख्या होती है जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। किस प्रकार से कि P और Q जो आपके पास होते हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का समुच्चय भी अभी लिख देते हैं, पूर्णांक है, और जो नीचे नंबर आएगा वो 0 नहीं होगा। थर्ड वन लिख देते हैं पूर्णांक का समुच्चय, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें आप क्या करेंगे, 0 के साथ 1 2 3 ये सब नंबर लेंगे और इधर माइनस करेंगे, -1 -2 और 3 डॉट लगाएंगे यहाँ पे, इसको रिपीट करने के लिए कि ये अवयव हमारे क्या हो रहे हैं, इसी तरीके से रिपीट नहीं हो रहे, सॉरी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर भी आगे बढ़ रहे हैं और इधर भी आगे बढ़ रहे हैं। एक सेट W भी कभी कभी काम आता है, जिनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसमें बेसिकली नंबर हमारे 0 1 2 3 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी अनंत तक चलते हैं। तो इनको अगर मैं ऑर्डर करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर का सेट लूंगा, उसके बाद पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लूंगा, थर्ड नंबर पे पूर्णांकों का समुच्चय लूंगा और चौथे नंबर पे परिमेय संख्याओं का समुच्चय लूंगा, क्योंकि ये जो फोर्थ वाला सेट है वो आपकी पूर्णांक से मिलके बना है। अब देखिए नेक्स्ट वन, हम 5th नंबर पे स्टडी करेंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं की, जिसको हम Q के ऊपर C लगाते हैं या Q के ऊपर डैश लगाते हैं, इनको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ हम लिखेंगे x सच दैट x एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है और x बिलोंग करता है किसको, r को। अब देखिए छठे नंबर पे जो मैं सेट बनाता हूं ये क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय 10वीं क्लास तक यही समुच्चय सबसे बड़ा होता था, जिसमें सभी परिमेय सभी संख्या इसके अंदर आ जाती थी। और नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए इनको क्या बोलेंगे, n को बोलते हैं नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पे परिमेय है, इसको बोलते हैं रेशनल। छोटी छोटी चीजें अभी से याद करना शुरू करते हैं। रेशनल नंबर का सेट है। Z आपके पास क्या बोलते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स का सेट है। W हमारे पास क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाते हैं। और ये हमारे पास इरेशनल कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। और ये हमारे पास क्या हुआ, रियल नंबर सिस्टम, जो आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर, वहां से रियल नंबर की हम बात करेंगे। तो ये हमारे गणित के अंदर क्या है, मूलभूत सेट हैं जिनके बारे में जानकारी हमें पता होनी चाहिए। n, q, z, इनका नोटेशन भी याद करेंगे और इनका डिस्क्रिप्शन भी याद करेंगे, दोनों चीज आपको याद करनी है। अब एक चीज पर और ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे मैंने r पॉजिटिव लिखा या q पॉजिटिव लिखा
या फिर आपके पास जेड पॉजिटिव लिखा, तो ये जो सेट आपके ऊपर डिफाइन किए गए हैं आर में से, तो यहाँ से केवल कौन सी संख्या लेनी है जिसकी सेट के ऊपर प्लस का चिन्ह रहेगा, इनमें से केवल आपको धनात्मक संख्याएं लेनी है। जिस प्रकार की भी उठानी है वो धनात्मक संख्याएं आप इसमें से उठाएंगे। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 1 की स्टडी करते हैं। समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। x² + x - 2 = 0। 10वीं क्लास में आपने इसके फैक्टर सीखे होंगे। तो यहाँ पे दो कैसे टुकड़े करते हैं जिनका अंतर यहाँ पे 1 है तो 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, 2x - x - 2 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा। अब ये x + 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा और बचेगा जो x - 1 आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अब या तो पहला शून्य होगा या फिर दूसरा शून्य होगा, तो इसलिए x का मान 1 या -2 आएगा। अब समुच्चय निर्माण रूप में या समुच्चय रोस्टर रूप में इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, 1 और -2 को लिखेंगे। तो ये हुआ आपका उदाहरण नंबर 1। इसके बाद चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x का वर्ग 40 से छोटा है। तो जब x का वर्ग 40 से छोटा है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो आपको जानकारी है इसमें, यहाँ सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये धन पूर्णांक है और धन पूर्णांक के अंदर आपका जो रोस्टर रूप है तो उसमें संख्याएं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो उसको हम नहीं लेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अवयवों को कैसे लिखते हैं, कोमा लगा के लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, ऑर्डर में कोई फर्क इसमें नहीं होता। उदाहरण नंबर 3 की स्टडी करिए। यहाँ पे इस समुच्चय को हमें क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो दो ही रूप बताया था आपको, सारणीबद्ध रूप या फिर रोस्टर रूप और या फिर समुच्चय निर्माण रूप। इसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे, दो तरीके हैं इसको लिखने के। पहला तरीका क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, क्योंकि ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे 3 डॉट लग रहे हैं तो चलते जा रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, ऐसे लिखेंगे। विकल्प तय, यानी कि सेकंड मेथड है लिखने का, x सच दैट, इस तरीके से। ये आपका जो समुच्चय निर्माण रूप है इसके लिखने के कई प्रकार होते हैं। तो आपके कुछ आंसर बुक के आंसर से डिफर भी हो सकते हैं, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। x सच दैट, x इस प्रकार से है, इसको जो ये दो साइन होते हैं, ये जो दो बिंदी बनी हुई हैं, इसको कोलन बोलते हैं। एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा हुआ है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। x सच दैट इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सच दैट, और हिंदी में बोलेंगे इस प्रकार से है। x इस प्रकार से है, ये नोटेशन समझना और बोलना बहुत ही आवश्यक है। तो x इस प्रकार से है कि x बराबर क्या है, n² है। n क्या है, नेचुरल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि n प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4। तो 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या है इस पेज के ऊपर। यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 आपको क्या कह रहा है कि इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक अधिक आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाएगी, x इस प्रकार से है, x दैट x = n/n+1। ऊपर वाले नंबर को हमने n लिखा तो नीचे वाला नंबर n+1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात कि ऊपर वाला नंबर कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। तो आप ऐसे लिखेंगे कि n का मान 1 से लेकर 6 तक है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सेट को a x इस प्रकार से है इसमें कि x बराबर n/n+1, x = 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे मंझले ब्रैकेट से। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये संख्या बहुत सारी हो तो फिर हमें इसी प्रकार से, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी जो स्टडी है वो एनसीईआरटी की, और जो हम डेफिनेशन आपको बता रहे हैं इसको मिक्सअप करके चलना है। अब देखिए उदाहरण नंबर 5, क्योंकि उदाहरण समझने के बाद आपको फिर प्रश्नावली के सवाल करने में समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पे एक तरफ
लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर रूप है, दूसरी ओर समुच्चय निर्माण रूप है। अब यहाँ से सही मिलान करना है। देखिए बहुत आसान है। प्रिंसिपल, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे एक्स एक ऐसा शब्द है कि एक्स प्रिंसिपल जो हमारा पूरा एक शब्द है उसका एक अक्षर है। तो वे अक्षर कौन कौन से हैं? पी है। देखिए पी 2 बार आ रहा है लेकिन हमें यहाँ पे एक ही बार लिखना है। फिर आर 1 बार आ रहा है, फिर आई 2 बार आ रहा है। अब 2 बार आएगा तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि ये पहले बता देता। इसी प्रकार से सब लिखे जाएंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे शून्य आ रहा है। अब शून्य के लिए सी ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे x + 1 = 0 को हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये हो गया। अब इधर से भी हल करके देख लेते हैं। इसको आप जब हल करेंगे तो x = ±3 आएगा। तो हम 4th ऑप्शन लिख सकते हैं। फिर पहला ऑप्शन देखिए, x एक धन पूर्णांक है, 18 का भाजक है। 18 का भाजक संख्याएं 1 2 3 6 9 18 ये सब हो जाएंगी। और धन पूर्णांक है तो निगेटिव वाले आप नहीं लेंगे। इस प्रकार से आप मैच द कॉलम, ये जो क्वेश्चन आपका है किसका है? मैच द कॉलम का, मैच द कॉलम है, इसको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से पेपर में आपके प्रश्न आ सकता है। अब आपकी प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ हो चुकी है। इसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए जे से पहला जो खंड है इसका वो देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, या आप लिख सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पे आप तीनों को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और ये सुपरिभाषित है। इसने कहा है कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो आप यहाँ लिख देंगे कि ये सभी क्या हैं? सुपरिभाषित हैं। उसके बाद सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो देखिए ये संग्रह नहीं बनेगा, ये आपका सेट नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि अलग अलग विषय में अलग अलग प्रतिभावान लेखक अलग अलग हैं, इसलिए इसको संग्रह नहीं बता पाएंगे। इसी प्रकार से और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो उसको हम सारणीबद्ध कर सकते हैं नाम लिख के, तो ये संग्रह हो जाएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो कहीं कहीं इन चीज़ों में आपका कंट्राडिक्शन भी होगा कि आपका आंसर और आपका जो उत्तरमाला में उत्तर है वो आपका अलग दिया हुआ हो। तो जहाँ पे चीज़ें वेल डिफाइंड हो रही हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। इंग्लिश की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट, इज कॉल्ड सेट। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय को, सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? आप सेट बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ही आपका 5वां खंड है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये कन्फर्म है कि उसमें कौन कौन सी संख्या लेनी है। तो इसी प्रकार से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मान लीजिए कि ए आपके पास 1 to 6 है, तो रिक्त स्थान में ये जो आपको बताया था एप्सिलॉन बिलोंग करता है, बिलोंग नहीं करता। तो देखिए 5 इसके अंदर है तो ये उत्तर ये आएगा। 8 इसके अंदर है तो 8 इसके अंदर नहीं है, तो आप ई बना के इसको काटेंगे। 0 इसके अंदर नहीं है, इसको भी काटेंगे। 4 इसके अंदर है तो इसको लिखेंगे। 2 भी इसके अंदर है, 10 इसके अंदर नहीं है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में रखना है। रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है? सारणीबद्ध रूप में, यानी कि आपको मेंबर लिखने हैं। तो सबसे पहला देखिए x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मैंने आपको बताया था, और x -3 से बड़ा है तो -2 आएगा, -1 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा। तो इसका मतलब होता है x -3 से बड़ा है और इसका मतलब है x 7 से छोटा है, तो 7 को इसमें नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे लगा होता 7 से छोटा तो 7 भी लिया जाता। अब यहाँ देखिए b में क्या है? x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाएगा। 6 से कम कहा इसने तो 5 तक लिखेंगे। इसी प्रकार से
आपका x 2 अंकों से बनी एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो यहाँ पे 1 के साथ शुरू करेंगे, 1 के साथ 7 आएगा, फिर इसका उल्टा भी आएगा 7 1 भी आएगा, फिर 2 से शुरू करेंगे तो 2 और 6 8 होगा, इसके बाद 6 और 2 भी लिखेंगे, फिर 3 के साथ 5 आएगा, 5 और 3 8 हो गया, फिर इसका उल्टा भी लिखेंगे, फिर 4 के साथ 4 आएगा, 4 का उल्टा 4, ये आ गया। तो इसमें हमारे ये वाले मेंबर आएंगे ऐसी प्राकृतिक संख्याएं 2 अंकों वाली, यहाँ कहा है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल हमारे पास कितना है 8 है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, ये कंप्लीट हुए, अलग अलग तरीके से हमने किया इसको। 1 से 2 से स्टार्ट किया, उसका उल्टा किया, 3 से स्टार्ट किया, फिर 4 से, इसके बाद 5 करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से आप डी पार्ट कर सकते हैं इसका। चौथा पार्ट, एक अभाज्य संख्या है और जो 60 की भाजक है, तो 60 को भाग करने वाली अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे होते हैं जो 1 से और अपने आप से कटते हैं सेल्फ से। तो 60 को भाग करने वाली आप देखिए, एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, एक नहीं लेंगे, 2 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक है और समभी है, फिर 3 से कटेगा, 4 नहीं लेने के, 5 आप लेंगे, 5 से कटेगा, फिर आप 6 लेंगे, 6 नहीं लेंगे इसके अंदर, फिर 7 से कटता नहीं है, 8 9 10 ये सब भाज्य हैं, फिर 11 से नहीं कटेगा, 12 13 से नहीं कटेगा, 14 15 इस तरीके से आप लेते जाएंगे। तो यहाँ पे इन सारों के जो मल्टीपल आगे आएंगे, तो 2 3 5 हमारे पास ऐसी अभाज्य संख्याएं जो इसको भाग करती हैं। तो इस प्रकार से आप क्या बनाएंगे, आप अपना जो सेट इसने कहा है रोस्टर रूप, उसमें लिख पाएंगे। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पे आपको बताया था कि इसके अंदर सभी अक्षरों के अंदर आप कोई भी रिपीट नहीं करेंगे, तो आंसर हमारा इस तरह लिखा जाएगा, टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको नहीं लेना है दोबारा, इसी तरीके से इसको आप कंप्लीट करेंगे। ऐसे बैटर में टी 2 बार आ रहा है तो 1 बार लेना है, ई 2 बार आ रहा है तो 1 बार लेना है। तो कर्ली ब्रैकेट में बी, ई, टी और आर, ये 4 आपके लिए जाएंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बेसिक थ्योरी हमने आपको समझाई आज, और कुछ क्वेश्चन और उदाहरण आपको एनसीईआरटी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको आप करने का प्रयास करें। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू।